1958 का भारत परिषद अधिनियम। इसको कहीं कहीं भारत परिषद कहते हैं, कहीं कहीं इसको कहते हैं भारत सरकार अधिनियम। और इसी को जाना जाता है जो एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके नाम से ब्रिटिश महारानी के अधीन कुल मिलाकर यह आया। तो इस वजह से इसको जो नाम भी मिलता है इसी नाम से ये फेमस हुआ। भारत सरकार अधिनियम मतलब पहली बार अब भारत जो इंडिया की बात होने लगी थी, इसका मतलब अब हमारे देश को वो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अधीन राष्ट्र मानते थे। इस समय क्या हुआ कि 1857 की क्रांति के बाद एक व्यक्ति थे वहाँ के प्रधानमंत्री पाउमिस्टन, और पाउमिस्टन ने 1858 के अधिनियम में इसको कुछ प्रावधान किए थे। और इसमें सबसे पहला प्रावधान यह आया कि जो ब्रिटेन की महारानी है अब उस क्राउन या उनके अधीन जो होगा, कहाँ का शासन चलेगा? भारत। भारत में अब कोई भी विधि, कोई भी सारी चीजें होगी अंततः वो किसके पास जाएगी? ब्रिटेन की महारानी। मतलब डोमिनियन अपने आप से मानना शुरू कर दिया था किसने? इन्हीं। और उसी आधार पर यह शासन चला भी रहा था। दूसरा, इन्होंने कहा कि ये जो सब कुछ अब हमारे अधीन ही आ गया, तो कौन सा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कौन सा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये दोनों को हम खत्म कर रहे हैं। 1784 का जो पिट्स का इंडिया एक्ट है वहीं पर इनकी शुरुआत है। लेकिन दोनों को समाप्त करने के बाद अंततः ये कहा कि दोनों की जगह एक भारत सचिव का पद बनाया जाएगा, और ये जो भारत सचिव होगा ये वित्तीय कार्य प्लस उसी के साथ नैतिक विकास के जो कार्य होंगे, ये दो प्रकार के कार्यों को करेगा, वित्तीय कार्य और नैतिक विकास। एक तरफ भारत परिषद बन चुकी थी, इंडियन काउंसिल, जो क्या कर रही थी? कानून बनाना था। दूसरा था बेचारा वायसराय, मतलब गवर्नर, जो पूरे भारत के लिए कानून बनाता था। तीसरी एक नई व्यवस्था बन चुकी थी अब भारत सचिव। मतलब इससे पहले की जो इंडिया जो 10 मतलब एक तरीके से बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो राजनीतिक कार्य करता था उसके लिए भी समाप्त कर दिया गया। अब ये तरीके की जो एक नया सिस्टम लेकर आ गए थे 1858 से। जब 1858 से लेकर आए तो पहले जो भारत सचिव भी बनाए गए थे वो एडवर्ड स्टैनली को बनाया गया, और एडवर्ड स्टैनली भारत के पहले ये रहे। इसके अलावा अंतिम जो थे विलियम हेयर रहे थे, जिन्होंने 1947 में भारत सचिव का पद निभाया। और भारत में जो कैबिनेट स्तर की मंत्रिपरिषद में भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य ऐसे मान लिए गए थे कि इनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय पैनल होगी, 8 मनोनीत होंगे, 7 निर्वाचित होंगे। इस तरीके से व्यवस्था लेकर आया, जिसमें 7 मनोनीत और 8 निर्वाचित सदस्य होंगे जो इनकी पैनल में शामिल करेंगे। ये सब ब्रिटेन के होते थे, भारतीय मंत्रियों को इसमें शामिल नहीं किया। अब इसका एक भारतीय सचिवालय की भी शुरुआत करेंगे कि भारत का एक सचिवालय होगा, जैसे हर एक उसका संसद का सचिवालय होता है, ठीक वैसा ही सचिवालय बनाया गया, और वो ब्रिटेन में था, यूके में था। सचिवालय के कार्य वहीं से होते थे, सारी चीज़ें वहीं से, फाइल ट्रांसफर और सारी चीज़ें वहीं से, प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति से लेकर हर चीज़ चली गई अब कहाँ? ब्रिटेन में। अब इसमें एक परिवर्तन ये भी आया कि जो गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल के पदनाम में भी परिवर्तन आया, क्योंकि अब रानी के अधीन चले गया था तो इसका पदनाम बदलकर कर दिया गया वायसराय। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि गवर्नर जनरल मर चुका था, ये पद ही समाप्त नहीं हुआ। गवर्नर जनरल तब ये कार्य करने के लिए माना गया कि जब कंपनी के कार्य कर रहा हो तो इस पद को माना जाएगा गवर्नर जनरल, ठीक। और वही व्यक्ति जब महारानी के अधीन प्रशासनिक कार्यों में कर रहा होगा तो उसको, उसी व्यक्ति को वायसराय माना जाएगा। भाई घर का चिंटू यहाँ का पिंटू जो बनेगा, तो यही प्रावधान था कि घर पे उसका नाम कुछ और होगा और यहाँ कुछ और होगा।
बस यही परिवर्तन था। एक ही व्यक्ति दो जिम्मेदारी, इसको तब भी निभानी थी। भारत सचिव अपनी जगह वित्तीय कार्य, और ये सीधा महारानी को रिपोर्ट करता था। इसको कोई मतलब नहीं था दुनियादारी से, वायसराय अपना कार्य करे, हमें कोई लेना नहीं। आर्थिक कार्यों से मतलब था, बाकी कार्यों से कोई मतलब नहीं था। ठीक, अंततः जो व्यवस्था आई उसमें कुछ एक परिवर्तन देखने के लिए मिले, और इसमें ब्रिटिश सरकार ने वादा किया था भारतीयों से कि आगे चलकर हम आपको प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल करेंगे। और आगे जो महारानी की घोषणा आई थी उसमें ये कहा था कि अब किसी भारतीय के साथ हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम उनका राज्य हड़प लें, जो हड़प लिए वो वापस नहीं करें, लेकिन ये कहा था कि हम वापस कर देंगे। लेकिन अंततः उस निर्णय पर ब्रिटिश सरकार खरी नहीं हुई। लेकिन कहीं ना कहीं इनको विकास करना था, तो 1861 में एक एक्ट भेजा, भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट। एटीन 1861 का जो एक्ट था, इसमें पहली बार ये कहा जाता है कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत है। विकेंद्रीकरण का मतलब शक्ति का स्रोत किसी एक व्यक्ति, जैसे अब तक कौन था, वैसे के गवर्नमेंट, उसी के हाथ में सारी पावर है, वो इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ थोड़ी बहुत शक्ति इधर उधर है, बाकी पूरी पावर वही चला रहा है। तो कहा हम शक्तियों का विभाजन करें। ठीक, ये पहली बार यहाँ पर स्वीकारा, और गवर्नर जनरल को कुछ अधिकार देने के साथ साथ ये भी कहा कि हम संविधान का भी विकास करें, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम यहाँ का संविधान बनाएं। तो संविधान की नींव जो पड़ी वो 1861 से ही पड़ी थी। तो यहीं पर इन्होंने कहा था कि वायसराय की जो कार्य परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या को हम बढ़ाकर क्या कर रहे हैं, वायसराय की कार्य परिषद में इससे पहले 4 सदस्य थे, एक सदस्य और बढ़ाकर 5 सदस्य इसमें कर दिए। 1773 में 4 थे, 84 में फिर एक घटा दिए, 53 में फिर एक सदस्य जोड़ दिया गया, और फिर 61 में वापस से एक सदस्य जोड़कर इनकी सदस्य संख्या 5 की। जब ऐसा हुआ तो अब सीधी सी बात थी कि एक इंडियन काउंसिल भी काम कर रही थी। इंडियन काउंसिल में सदस्यों की संख्या इस समय हो गई थी 17। हालांकि कहा था कि हम मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 रखेंगे, लेकिन फिर भी सदस्य संख्या अपवाद स्वरूप इसमें 17 हो गई। और हुआ ये था कि पहली बार ये कहा था कि अब हम कानून बनाने में भारतीयों को शामिल करें। भारतीय बहुत खुश थे इस बात से कि अब हम भारतीय शामिल होंगे, और भारतीय शामिल होंगे तो उसके लिए जरूरी हो जाएगा कि अब भारतीय क्या करेंगे, अब मंत्री बनेंगे। खुश थे बहुत, चलो मंत्री तो बने, चाहे झाड़ू पोछा मंत्री बने। तो इसमें क्या किया था कि इन 17 में से कुछ भारतीय मंत्री होंगे जो भारत के लिए कानून बनाने के लिए हेल्प करेंगे। तो इस इंडियन काउंसिल की सदस्यता में भारतीयों के कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का प्रयास किया। दूसरा, जो शामिल भी किए गए वो पहली बार 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया। इस 3 में बनारस के जो राजा थे वो थे नरेंद्र सिंह। ठीक, ये बनारस के शासक, इनको शामिल किया। पटियाला के एक राजा थे देवनारायण सिंह। ये पटियाला के थे, इनको भी शामिल किया गया। और एक व्यक्ति थे सर दिनकर राव, ये ग्वालियर के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के, और ये व्यापार मंडल के सदस्य माने जाते हैं। तो सर दिनकर राव को शामिल किया गया था कि ये ग्वालियर के सदस्य थे, व्यापारिक मंडल के सदस्य। ऐसे ये 3 व्यक्ति हुए थे जो पहली बार इस काउंसिल में शामिल हुए। ठीक, दूसरा जो पहली बार यहाँ पर एक नया सिस्टम अपनाया था वो था विभागीय प्रणाली की शुरुआत, डिपार्टमेंटल सिस्टम। विभागीय प्रणाली का मतलब अब मंत्रिमंडलीय सिस्टम लागू होगा। मतलब
अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग विभाग बांट दिए जाएंगे और अब वो क्या करेंगे, वो वहाँ से शासन करेंगे। एक तो कानून बनाएंगे, जब उसमें रहेंगे और कानून बनाएंगे तो फिर उनकी जिम्मेदारी उनको सौंपी जाएगी। जैसे आज भी हमारे यहाँ होता है, अलग अलग मंत्रालय बना दिए गए और उस मंत्रालय में कौन होता है, मंत्री होते हैं, और उसी हिसाब से वहाँ का शासन चलता है। ठीक, एक वैसी व्यवस्था को लाया गया और अंततः अब हमारे यहाँ पर एक कहीं ना कहीं नींव रख दी गई कि हम शुरू करें। शुरुआत में विभागीय प्रणाली के अंतर्गत 6 मंत्रालय थे। कभी हो सकता है ऐसा पूछ दे कि ऐसे 6 मंत्रालय कौन कौन से थे। ठीक, ये जो 6 मंत्रालय थे, इसमें सबसे पहला मंत्रालय आता है गृह मंत्रालय, जो उस समय भी शामिल था और आज भी आप देखेंगे हमारे यहाँ पर गृह मंत्रालय, अमित शाह जी को आप अच्छे से समझते हैं, वही आज वर्तमान में गृह। दूसरा जो मंत्रालय बनाया गया भाई वो था राजस्व, क्योंकि भूमि से जो मिलने वाला या संपत्ति से मिलने वाला टैक्स ही आ रहा था सब कुछ। फिर था सैन्य मंत्रालय, जो कि सैन्य व्यवस्था थी किसके अधीन, वायसराय के अधीन, लेकिन फिर भी अलग से एक मंत्रालय बना दिया गया। फिर एक बनाया गया था कानून मंत्रालय, एक बनाया गया था वित्त मंत्रालय और एक कार्मिक मंत्रालय, जो आप आज देखते होंगे कि जो लोक कार्य करता है, लोक कल्याणकारी कार्य के लिए एक कार्य शुरू कर दिया। ठीक, तो आम व्यक्तियों के लिए जो लोक कार्य मंत्रालय बना दिया गया था, PWD डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। ठीक, ये 6 मंत्रालय ऐसे थे जो पहली बार हमारे यहाँ पर बने। हालांकि ये अलॉट सिर्फ अंग्रेजों को हुए, किसी भारतीय को यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया। ठीक, अब इसमें क्या हुआ कि जो मद्रास बम्बई की जो प्रेसिडेंसी थी, इस विकेंद्रीकरण के अंतर्गत पहले क्या हुआ था, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन ही ये सब कुछ आ चुकी थी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी इनका शोषण कर लेती थी, किसका, मद्रास का और बम्बई का। तो ये मांग कर रहे थे कि हमें भी कुछ थोड़ी बहुत शक्ति राज्य के आधार पर मिले। तो राज्य के आधार पर जो मद्रास और बम्बई राज्य है, उनको कुछ शक्तियां प्रदान करी गई थी, जो कुछ निर्णय कुछ विषयों पर ये ले सकते। ठीक, लेकिन रहेंगे वायसराय के अधीन, वहां के गवर्नर अभी भी शासन कर रहे थे। दूसरा जो हाईकोर्ट एक्ट जो था वो 1861 में ही आया और 1861 में न्याय प्रणाली को सुधारने के लिए 3 हाईकोर्ट की स्थापना करी गई और वो प्रेसिडेंशियल हाईकोर्ट कहलाए। ठीक, प्रेसिडेंशियल हाईकोर्ट का मतलब जहाँ जहाँ प्रेसिडेंसी थी वहाँ एस्टेब्लिश हुई। तो एक हुआ वहाँ कलकत्ता में, जहाँ पहले से सुप्रीम कोर्ट चल रहा था, वहाँ एक हाईकोर्ट भी हुआ। दूसरा हुआ मद्रास में और तीसरा हुआ बम्बई में। ऐसे 3 हाईकोर्ट जो थे वो हाईकोर्ट एक्ट 1861 के अंतर्गत 1862 में इस्टेब्लिशमेंट इनका हुआ। अब इसमें जो मिनिमम सदस्य और मैक्सिमम सदस्य की जो 17 की बात थी, इसमें 6 और 12 का प्रावधान था कि मिनिमम 6 होंगे, मैक्सिमम 12 होंगे। लेकिन इसमें अगर वायसराय चाहे तो सदस्यों की संख्या को बढ़ा घटा सकता है, ये प्रावधान था। किसमें, इंडियन काउंसिल में। ठीक, बाकी अपनी सदस्य संख्या में तो 5 सदस्य होंगे वो थे। अब इसमें क्या हुआ कि जो कार्यकारिणी के सदस्य थे वो 5 सदस्यों को लाए गए, जो आधे सदस्य होंगे वो अशासकीय सदस्य होंगे, मतलब 9 सदस्य वहां से ले लिए गए। इसके अलावा 3 प्रांतीय प्रतिनिधित्व से ले लिए गए, तो वो उसमें प्रांतीय प्रतिनिधित्व के सदस्य ऐसे थे। तो 9, 5, 14 और एक तरीके से देखा जाए तो जो सदस्य संख्या थी उसमें 3 सदस्य जुड़ गए थे, ये तो ऐसे 17 सदस्य हो गए थे। ठीक, जैसे 17 सदस्यों की पैनल जुड़ी। कैसे 17 सदस्य? जो 5 सदस्य थे वो तो कार्यकारी परिषद के ही आते थे, कार्यकारी परिषद के सीधे सीधे 5 सदस्य आ गए। और उसके अलावा जो बाकी के सदस्य थे उसमें जो अर्धशासकीय सदस्य थे या अशासकीय सदस्य होते थे वो 9 सदस्य होते थे। और
और इसके अलावा अशासकीय सदस्य में मतलब ये लोग जो चुनाव लड़कर आएंगे अशासकीय कहलाएंगे, ठीक। तो ये अशासकीय सदस्य कहलाएंगे जो इंडियन काउंसिल में आएंगे, और 3 भारतीय थे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मैक्सिमम सदस्य संख्या वो इन दोनों को मिलाकर भी जोड़ दी जाती है, तो वो हो जाते हैं 9 3 12। लेकिन कार्यकारिणी के बिना यहाँ पर कोई काम संभव नहीं हो सकता था, क्योंकि प्रशासन में यही हिस्सेदारी लेते। तो अभी कार्यकारिणी को जबरदस्ती चिपका के रखा था इसमें, ठीक, क्लियर। ऐसे 17 सदस्य हो रहे थे, नहीं तो मैक्सिमम अवधि के आधार पर ऐसे कर रहे थे। ये तो ऑलरेडी पहले भी थे, यही स्थिति चली रही थी। अब हमारे देश में इस समय एक तरीके से 3 से 4 संस्थाएं काम कर रही थी। कब? 1861 में एक संस्था, 4 निकाय में से पहली संस्था जो बनाई गई थी वो काम कर रही थी भारत सचिव, भारत का सचिवालय। तो जो सचिव का सचिवालय था वो यूके में काम कर रहा था, सचिवालय यूके में था और सचिव भारत का था। कुछ समय यहाँ कुछ समय वहाँ, दोनों सिस्टम चलते रहते थे, फाइल यहाँ से वहाँ सिस्टम चल रहा था। दूसरा जो था वो वायसराय का सिस्टम था, वायसराय अपना सिस्टम चला रहा था, ठीक, उसकी परिषद के सदस्य चला रहे। और तीसरा जो होता था वो केंद्रीय विधान परिषद होती थी, जो इंडिया की विधायिका जो कहलाती थी, मतलब ये इंडियन काउंसिल, ठीक, केंद्रीय विधायिका, इंडियन काउंसिल, जिसमें सदस्य ये इंडियन काउंसिल के सदस्य मिनिमम 6 मैक्सिमम 12। और चौथा जो होती थी वो राज्य परिषद होती थी, स्टेट परिषद। हमारे यहाँ कुछ राज्य भी थे, मद्रास राज्य, बम्बई राज्य, और इस समय बंगाल राज्य स्टैब्लिश हो चुका था, पंजाब राज्य स्टैब्लिश हो चुका था, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर राज्य जो था वो भी स्टैब्लिश हुआ था, जिसमें जो बंगाल राज्य था वो 1862 में स्टैब्लिश हुआ, जो एक तरीके से पंजाब राज्य था वो 1897 में स्टैब्लिश हुआ, और इसके अलावा जो नॉर्थ वेस्ट जो क्षेत्र था वो 1866 में, और प्रोविंशियल प्रदेश जो था वो 1866 में। ये ऐसे इस्टेब्लिश हुए, जिसमें मध्य प्रदेश का जो सीपी बरार वाला क्षेत्र था वो भी अंग्रेजों के अधीन आया था। तो इस वजह से उन क्षेत्रों में कुछ राज्य परिषद भी दे दी गई थी, मतलब थोड़े बहुत शासन व्यवस्था के अंग शुरू किए गए ताकि इनको शासन चलाना रहे तो आसानी हो। अब हुआ क्या कि जो ईस्ट इंडिया स्टॉक लाभांश विमोचन अधिनियम आया एक 1879 में, हालांकि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ही आया था। वह ये था कि 1873 में एक एक्ट आया कि ये कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब समाप्त कर दिया जाएगा। बहुत दिन से ये चला आ रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक घोषणा के आधार पर 1 जनवरी 1874 को भारत में एक झटका दे दिया गया कि अब ये समाप्त, औपचारिक रूप से कोई काम नहीं करेगी। कौन? 84 को चेंज कर लेना, जो 74 है उसमें ये प्रावधान, ठीक। इसी प्रावधान के अंतर्गत घोषित किया गया, और अंततः किसी किसी बुक में ये 84 मिलता है, लेकिन 74 ही आप अगर पूरा देखेंगे तो उसमें 74 ही मिलता है। 74 में जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी की औपचारिक घोषणा कर दी गई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से हमारा कोई नाता नहीं है। कि कैसी कंपनी बची है, जो हमने भेजी थी वो कंपनी नहीं रही। अब कौन सी कंपनी बन गई? इसमें वो कंपनी बन गई है जिसको एक सामान्य कंपनियां जो हमारे साथ काम कर रही हैं वैसी कंपनी बनी। अब ये कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं रखती है। अब गवर्नर जनरल इसका खत्म हो गया, सारी जगह से इसको समेट दिया गया, और ये भी कह दिया गया कि कंपनी अब चाहे तो ब्रिटेन जा सकती है। इसने हालांकि ब्रिटेन चली गई, और ब्रिटेन में इसने फिर व्यापार अपना चलाते रही। कंपनी भारत से औपचारिक रूप से समाप्त हुई थी, ब्रिटेन से, हालांकि बाद में जाकर किसी भारतीय ने जाकर इसको खरीदा भी। ये जो है, इसके बाद एक अधिनियम आया, शाही उपाधि अधिनियम 1876। शाही उपाधि अधिनियम में था क्या कि 1858 में ही ब्रिटेन की साम्राज्य भारत की साम्राज्य बन चुकी, लेकिन चाटुकारितावादी हर जगह पर कुछ ना कुछ होता ही। हमारे यहाँ भी कुछ इसी तरीके से होना शुरू हुआ। हमारे यहाँ दरबारों का आयोजन किया जाने लगा। अब
जो वहाँ से प्रतिनिधि भेजे जाते थे उनके सम्मान की चीज़ें की जाने लगी। तो उसके परिप्रेक्ष्य में शाही उपाधि अधिनियम 1876 में आया और इस समय वहाँ के शासक का बड़ी थी रानी विक्टोरिया और इस समय प्रधानमंत्री थे डिज़रायली। उस समय क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो वायसराय थे लॉर्ड लिटन थे। लिटन के काल में जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल की परिषद में 1886 में एक नया सदस्य जोड़ दिया गया। 1876 में एक नया सदस्य जोड़ दिया गया जिसके अंतर्गत पहले 5 सदस्य होते थे। एक नया सदस्य PWD या लोक विभाग के लिए, लोक कल्याण के लिए जो सदस्य जोड़ा गया जो राजस्व संबंधी कार्य भी करेगा, इसको जोड़कर शामिल कर। इसके बाद हुआ क्या कि यहाँ पर जो महारानी थी, महारानी को कैसर हिंद की उपाधि देकर अब भारत की जो साम्राज्ञी है, भारत की रानी एक तरीके से आप कहते हैं, साम्राज्ञी, वो घोषित कर दी गई। किसको? ब्रिटेन की महारानी। मतलब अब हमारे देश की महारानी कौन बन गई? जो ब्रिटेन की महारानी। इन्हीं के सम्मान में 1877 में पहला दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। हालांकि 3 दिल्ली दरबार आयोजित हुए थे टोटल। पहला दिल्ली दरबार 1877 में इन्हीं के काल में हुआ। बाद में 1803 में लॉर्ड कर्जन के काल में एक दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ जिसमें किंग एडवर्ड की जो यात्रा थी वो भारत आना हुआ था। और फिर हुआ था 1911 में जो जॉर्ज पंचम की यात्रा थी हर्डिंग के समय, उनकी पत्नी और वो दोनों आए थे और इसी में बंगाल विभाजन रद्द भी किया गया। तो ऐसी 3 रही, 1877, 1903 और 1911। ठीक। इसके अलावा जब ये भारत की साम्राज्ञी बन चुकी थी तो एक और एक्ट आया 1892 का एक्ट। अब तक जो भारतीय मंत्री शामिल किए जा रहे थे इनका कोई काम नहीं था, मतलब खलीर मंत्री शामिल हो चुके थे। इनका कहीं से कहीं तक कोई प्रशासन में भागीदारी नहीं थी। बस क्या था, जाते थे, बैठकर चले आते। कोई ना तो इनको अधिकार था कि ये प्रश्न पूछ सकते हैं। इंडियन काउंसिल में सदस्य से संख्या शामिल हो रही थी। तो अब कहीं ना कहीं ये 6 से 12 की जगह सदस्यों की चीजों को लेकर भी अंतर आया। तो इसमें इस अधिनियम को कहा जाता है भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम। इस इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1892 का था, इसमें पहली बार सदस्यों की संख्या को मिनिमम और मैक्सिमम जो एक्यूरेट रखा गया वो 10 और 16 के रूप में रख दिया गया। मतलब भारतीय परिषद में अब सदस्य कितने होंगे? 10 और 16, मतलब मिनिमम 10, मैक्सिमम 16। और इसके बाद सदस्य जोड़ दिए जाएंगे किसके? 4-5 सदस्य, गवर्नर जनरल, उसकी वायसराय की परिषद के जो कार्यकारी परिषद है उसके 6 सदस्य जो 16 और 6 कितने हो जाएंगे? 22। तो इस समय मैक्सिमम प्लस 6 सदस्य वायसराय की परिषद के जोड़कर भारत परिषद में काम करते। कैसे था प्रावधान कितने का? मैक्सिमम 16, काम कर रहे थे 22। कैसे? क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल के बिना ऐसा संभव ही नहीं था कि वहाँ हम प्रशासन करें। क्यों? क्योंकि हमारे देश में वायसराय एक ऐसा पद था या गवर्नर जनरल ही ऐसा पद था जो 1773 से काम करता और वो एक्सपीरियंस था। उसके बिना कोई भी चीज़ हो, प्रशासनिक कार्य आज भी उसी को करना था, तो उसके बिना प्रशासनिक कार्य संभव नहीं थी। इस वजह से उसको झेल कर चल रहे थे कि उनके सदस्यों को हम शामिल करेंगे। सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई तो विभागीय प्रणाली 1861 में लागू हो गई थी। मतलब भारतीय मंत्री शामिल तो हो रहे थे लेकिन उनको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तो बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार इसी में मिला और इसी के अंतर्गत अब भारतीय किसी भी बजट पर एक बार प्रश्न पूछ सकते थे और एक बार प्रश्न पूछने के अधिकार के स्वरूप में रखती है। और भारतीयों में जो एक बार प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 में मिला, लेकिन प्रश्न पूछने के साथ पूरा प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। मतलब क्रॉस क्वेश्चन पूछने का अधिकार 1892 में नहीं मिला, लेकिन प्रश्न पूछने का
अधिकार मिल सकता है। ये जो 10 में से ये 22 सदस्य जो आए थे मिनिमम मैक्सिमम वाले, वो कहाँ से थे? इसमें किया गया था कि कार्यकारिणी के सदस्य जो थे वो 6 शामिल थे। जो वायसराय की कार्यकारिणी से ले लिए जाते थे, अब तक इनकी सदस्य संख्या भी 6 हो चुकी थी, जब बढ़ती गई उस हिसाब से बढ़ती गई। दूसरा जो मनोनीत सदस्य या अशासकीय सदस्य होते थे, वो 6 सदस्य अशासकीय शामिल किए जाते थे। इसके अलावा जो शासकीय सदस्य या चुने हुए सदस्य होते थे वो शामिल, मतलब ये अशासकीय सदस्य होते थे, इसमें शामिल होते। और इसके अलावा जो अशासकीय सदस्य, जो चुने हुए सदस्य जिनको हम कहते हैं वोट से आए, वो 5 सदस्य। 5 सदस्य जो आए उसमें एक व्यापार मंडल का सदस्य और 4 जो थे वो प्रांतों के सदस्य। ऐसे कर 1+4 सदस्य का चुनाव होता था। ये 5 सदस्य वहां से आए। इसके अलावा 4 सदस्य जो होते थे वो प्रांतों से आते थे। प्रांत कौन कौन से? 3 प्रेसिडेंसी और 1 आगरा। तो ऐसे मिलाकर 6 6 12 और 4 16 और 5 21 और 1 ऐसे 22 सदस्य हो जाते। इस हिसाब से टोटल ये 22 सदस्य काम करते। लेकिन मुख्य काम इनको विभागीय डिपार्टमेंटल काम जो सौंपा गया था वो इनको कानून बनाने में सहायता करने का काम गवर्नर और उसकी कार्य परिषद कर सकती। बाकी उसमें प्रशासन में भागीदारी इनकी होती थी, बाकी मंत्रालय इनको नहीं डिस्ट्रीब्यूट होते। ठीक, ऐसी जो व्यवस्था थी एक उस आधार पर चलती थी। अब भारतीय इस बात को लेकर काफ़ी सुधारात्मक चीज़ों पर आ चुके थे कि अब भारतीयों की भागीदारी होने लगी थी, मंत्री बनने लग गए। और मंत्री बनेंगे तो स्वाभाविक सी बात है उसमें कहीं ना कहीं चीज़ों में ये चाहेंगे भी कि हमें कुछ ना कुछ अधिकार मिले। इसके बाद जो अधिनियम आया वो आया भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक, बंद करके चालू